बात करते हैं एक ऐसी मामले के ऊपर जिसके बारे में खुलासा करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन खुलासा करने से पहले आप सभी को शायद अब तक पता चल गया है कि ये एक र्यूमर है। लेकिन ये र्यूमर क्यों बना, कैसे बना और इस र्यूमर के पीछे का रीजन क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आज की ये सेशन होने वाला है। वैसे आपको ये बता दे कि एक लाइन तो आपने सुना ही होगा कि यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। वही चीज यहां पे हम बात करेंगे, वो है शाहरुख खान के बारे में। एसआरके ने जो नेवी वेटरन्स जिनको कतार में बंद करके रखा गया था और जिनको डेथ सेंटेंस भी मिला था, उनको छुड़ाने में बहुत ज्यादा हाथ रखा है या उनका हाथ है, ये बताया जा रहा है। वैसे इस मामले पे पूरा चर्चा करने से पहले आप सभी को वेलकम करती हूँ क्विक ट्रिक्स में, और आप सभी को बता दूंगी चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपके कमेंट सराखों पर। अब जो भी कमेंट करना है जरूर करिएगा ताकि आपके कमेंट से हमारा वीडियो का इंप्रूवमेंट हो सके और आप सभी को वो हम पेश कर सके जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहरुख खान और कतार के बीच के इस कंट्रोवर्सी के बारे में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजों को खुलासा करेंगे। वैसे बात पूछा जा सकता है कि क्या शाहरुख खान ने सच में ही ये वेटरन्स की मदद की है? और अगर आप भी सवाल और जवाब जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। वैसे शाहरुख खान एक बहुत ही मशहूर और सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर है अगर हम बात करें। और जब ये कतार वाले इंसिडेंट चल रहा था तब सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्विटर बहुत ही ज्यादा वायरल भी हुआ था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि भाई मोदी जी जब बार बार बोल रहे थे कि हम कतार के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो 8 नेवी पर्सनल है, इंडियन नेवी पर्सनल है जो कतार में अरेस्ट हुए हैं, जिनको डेथ सेंटेंस मिली है, उनको छुड़ाने के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। तब सुब्रमण्यम स्वामी के ये ट्विटर सामने आया जहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है MEA और जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, ये जो काम नहीं कर पाए शायद शाहरुख खान वो कर दिखाए। क्यों भाई, क्यों? क्वेश्चन ये यहाँ पे आता है कि क्यों शाहरुख खान ही, क्यों? इतने सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस है, क्यों शाहरुख खान के नाम लिया गया? तो आपको बता देते हैं, शाहरुख खान एक नामचीन नाम सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर शाहरुख खान के फैन बेस की बात करें, 40 से 45% फैन बेस उनका बनता है मिडिल ईस्ट के अंदर से। मतलब जो मिडिल ईस्ट के एरिया, अगर आपको पता भी होगा कि UAE का मतलब दुबई का जो गुडविल एम्बेसडर है वो भी शाहरुख खान है। उनका ट्रैवल एंड टूरिज्म को भी प्रमोट करने वाले एम्बेसडर शाहरुख खान है। शाहरुख खान इज अ बिग नेम एट द मिडिल ईस्ट, और इसी वजह से बताया जा रहा है कि कतार के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। उनके साथ AFC के जो फाइनल हो रहा था उसी टाइम पे शाहरुख खान जब कतार में गए थे तब उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और यह बताया जा रहा था कि यह क्लेम किया गया था शाहरुख खान के कतार में जाना सिर्फ अपने काम से या अपने जो मूवी रिलेटेड या अपने प्रोडक्शन बिजनेस के काम से नहीं है, बल्कि उन्होंने कतार के अमीर से बात करके इंडियन नेवी वेटरन्स को रिलीज करवाया था। बहुत बड़ी बात होगी। अब हम बात करेंगे ये इन लोगों के बारे में। अब ये बात कहां तक सच है, ये र्यूमर कैसे खारिज किया गया शाहरुख खान के ऑफिस के तरफ से, या क्या बोला गया, वो हम बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले चलिए समझ लेते हैं कि ये जो नेवी वेटरन्स का वहां पे रुकना, वहां पे होना, ये या उनके अरेस्ट होना, इनके पीछे का क्या स्टोरी था, ये केस कैसे डेवलप हुआ, उनके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे 6 लोगों की पिक्चर दे रखे हैं। इनमें से मैं आपको बता दूं 7 लोग इंडिया में वापस आ चुके हैं, एक अभी भी कतार में है, उनका इंडिया में वापस आने की वेट करा जा लोग वेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो 8 लोग हैं इनमें है कैप्टन नवतेज सिंह गिल जी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ जी, कमांडर पुनिंद तिवारी जी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, कमांडर सुगुणाकर पालका, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रगेश जी। अगस्त 2022 में कतार में एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है दहरा ग्लोबल, इनके लिए ये काम करते हुए अरेस्ट किए गए थे। उन पर इजराइल के लिए, ये जो लोग हैं, ये 8 लोगों के ऊपर बताया गया कि ये इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे हैं। ये इल्जाम लगाया गया जो कि कतार में बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाता है। अब ये इल्जाम कभी
पब्लिक नहीं किया गया। और इंडियन गवर्नमेंट में भी इसके बारे में क्लियर कट बताया कि इंडियन नेवी इज नो वे एसोसिएटेड ये ऐसे केसेस में जहां पे ये बताया जा रहा है कि कोई स्पाइंग किया जा रहा है कोई कंट्री के लिए और दूसरे कंट्री में बैठ के। अक्टूबर 2023 में कतार के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने इन सभी को डेथ सेंटेंस दे दिया, जिससे इंडियन सरकार और इनके जो घर वाले हैं इनको बहुत ज्यादा शॉक्ड मिला। अब इंडिया ने कतार के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर इस मामले को उठाया और कतार के जो अमीर है, जिनके नाम जैसा मैंने आपको बताया शेख तमीम अल थानी, इन्होंने इनकी रिहाई के लिए इनके पास रिक्वेस्ट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इन्होंने पर्सनली इस केस की डेवलपमेंट को सुपरवाइज किया और कभी भी कोई भी इनिशिएटिव्स अगर लेना हो रहा था कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी छुटकारा पाने के लिए, तो वो पीछे नहीं हट रहे थे, जो कि इंडियन नेशनल्स की रिटर्न मतलब कंफर्म करे कि ये जो इंडियन नेशनल्स है, जो नेवीज है, ये जरूर से जरूर वापस आए। तो ये जो एफर्ट्स है इसको डेफिनेटली रिजल्ट मिला। कैसे रिजल्ट मिला? कतार के जो कोर्ट ऑफ अपील थे, इन्होंने इनकी जो डेथ सेंटेंस था वो डिफरेंट मतलब बाद में इन्होंने क्या किया कि ये इनको डेथ सेंटेंस मिला था, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर लिया कि कोई इनका डेथ सेंटेंस नहीं दे रहा है तो इनको लॉन्ग टर्म जेल टर्म की सजा सुनाई गई। दिसंबर 2023 में ये घटना घटी और जाके अभी फरवरी 12 को मतलब 2 दिन पहले ही 2024 को इनको सबको रिलीज कर दिया गया। अब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कतार के आमिर की ये डिसीजन को बहुत ही शुक्रिया किया और इन लोगों को अपने होमलैंड में वेलकम भी किया। ये एक सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट या बोल सकते हो डिप्लोमेटिक सक्सेस है इंडिया के लिए और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को ये दिखाता है। कतार के साथ जो क्लोज टाइज है वो भी यहाँ पे दर्शाते हैं। इंडिया और कतार के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिनमें एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और बाकी जो सिक्योरिटी एक्सटेंसिव कोऑपरेशन है वो भी यहाँ पे क्लैरिटी मिलता है। इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया से कतार में वहां पे लोकेटेड है कम से कम 7 लाख के आसपास के लोग, जो लोग इंडियन होने के बावजूद भी कतार के डेवलपमेंट या प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी जो 8 लोगों की रिलीज हुआ कतार के साइड से, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से बहुत ज्यादा कंपैशनेट तो माना जा ही रहा है, उसके साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को कितना स्ट्रांगली दर्शाता है वो इस मैप के थ्रू थोड़ा जान लेते हैं, देख लेते हैं। ये है हमारे कतार की पोजीशन और इंडिया के साथ इसका जो कनेक्शन है। जैसे कतार है यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, यहाँ पे पर्शियन गल्फ होता है, इसके अंदर एक छोटा सा एक पोर्शन है जिसका नाम है कतार। अब अगर हम बात करें, वो है इंडिया के मिडिल ईस्ट, यूरोप और इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जिसको IMEC बोला जाता है। ये इंडिया से कहां तक ये एक्सपैंडेड है? ये यूरोप तक, ग्रीस तक है, राइट। तो ये जो वे है, ये वे हम आराम से देख सकते हैं कि UAE होकर, सऊदी अरबिया होकर, रियाद होकर ये सीधा निकल रहा है। तो ये एरिया जब आता है तो इस एरिया के अंदर कतार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस यहाँ पे रखते हैं। तो बेसिकली हमें अभी भी पता है कि एक ऑयल को लेकर, मतलब क्रूड ऑयल को लेकर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इंडिया के साथ ये वेस्ट एशियन कंट्री का हुआ है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि इंडिया US से ऑयल इंपोर्ट करना बहुत हद तक कम कर दिया है। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। ईरान और US के बीच के जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है वो भी एक कारण है कि वहां पे कंटिन्यूअस प्रॉक्सी वॉर चल रहा है और इसी कारण से क्रूड ऑयल की जो एक्सपोर्ट है US की मार्केट से इंडिया की तरफ वो कम हुआ है। ऊपर से रशिया का ऑयल का प्राइस कम करना, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन, जहां पे इंडिया बहुत ज्यादा रशिया से सामान ले आ रहे हैं। ऊपर से आपको यह भी पता है जो हाउथीज है वो यहां पे बैठे हैं, ये रेड सी एरिया में। हाउथीज किसी भी तरह से यहां से, मतलब जो US के साथ टायर्ड है या इजराइल के साथ जो कनेक्टेड है, वो सारे कंट्री से कोई भी सामान अगर रेड सी के थ्रू आ रहा है उसको रोक रहा है और इसी वजह से इंडिया ज्यादा से ज्यादा डिपेंड कर रहा है इन सब कंट्री से, जिनको रेड सी के थ्रू आना ना पड़े, डायरेक्टली वो अरेबियन सी होके ये डायरेक्टली इंडिया में चीजें एक्सपोर्ट करा सके। इंडिया के लिए वो इंपोर्ट भी ज्यादा
सहज हो जाएगा। ये चीज इंडिया के दिमाग में है और इसी वजह से कोई भी डेवलपमेंट इसी एरिया में हो रहा है तो मतलब हमारे लिए वो एनर्जी की तरफ से हो, ट्रेड की तरफ से हो या ग्लोबल इंटेलिजेंस की तरफ से हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है। तो ये सिचुएशन में वैसे कुछ क्वेश्चंस भी सामने आता है। जो क्वेश्चन के अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये उठता है कि ये जो दहरा ग्लोबल की बात किया जा रहा है, मतलब जिस कंपनी में काम करते हुए 8 लोगों को पकड़ा गया, क्या उनके पास उनकी जो ट्रांसफरेबिलिटी है या उनका जो काम करने की तरीका है, क्या वो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है? वैसे कुछ इतना अच्छा जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला, क्योंकि इनके अरेस्ट होने के बाद से ये लोग मैक्सिमम टाइम मतलब इन्होंने अपने जो कंपनी है उसको बंद ही रखा है। तो इनके तरफ से कोई स्टेटमेंट हमें मिला नहीं है। बेसिकली इनका जो काम है वो अगर बताया जाए, ये बताया जाता है कि ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, और इनके क्लाइंट्स में कोई इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, कोई गवर्नमेंट आ सकता है या कोई कोऑपरेशन आ सकता है। यहां तक बातें हमें पता चला है फ्रॉम द देहरा ग्लोबल। ये 8 लोग ये देहरा ग्लोबल के साथ ही काम कर रहे थे। ओके, तो इस केसेस में इंडिया के जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है वो भी हाईलाइट हो रहा है, और मिडिल ईस्ट के साथ जो एंगेजमेंट है वो अच्छे से अच्छे होने लगे। अब क्वेश्चन आता है कि सडनली शाहरुख खान के नाम ही क्यों आए? जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर शाहरुख खान के जितना फैन फॉलोइंग है उससे कई गुना ज्यादा मिडिल ईस्ट में है। और अगर कतार की बात करें तो कतार के अगर मानो वहां पे 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 90 लोग शाहरुख खान के फैन हैं। तो ये जो चीज है इसको कहते हैं एक सॉफ्ट पावर डेवलपमेंट, मतलब दो कंट्री के बीचों की जो रिलेशनशिप है वो कोई गन पावर या कोई डिप्लोमेटिक पावर नहीं, इनकी कल्चरल जो कनेक्शन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शाहरुख खान के नाम आ रहे थे कि उनके फैन फॉलोइंग वहां पे इतना ज्यादा है कि शाहरुख के इंटरवेंशन से शायद ये काम मोदी गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया है। लेकिन फाइनली जाके एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आया शाहरुख खान की ऑफिस से। उस स्टेटमेंट में क्लियरली बताया गया है, देखो ये जो क्लेम किया गया है कि शाहरुख खान की इन्वॉल्वमेंट है वो यूनिक्विवकली डिनाई किया गया है, और इनमें क्लियरली बताया गया है कि ऐसे कोई कनेक्शन जो आप लोग बिल्ड कर रहे हो वो अनफाउंडेड है और इस मैटर में उनका कोई भी रोल नहीं है। उन्होंने और एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें यह कहा गया है कि यह सक्सेसफुल रेजोल्यूशन का एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में ही था और शाहरुख खान का इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। स्टेटमेंट में और भी कहा गया कि डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट के रिलेटेड मैटर को हमारे बहुत ही कैपेबल लीडर्स बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और शाहरुख खान भी बाकी इंडियंस की तरह खुश है कि नेवल ऑफिसर्स घर आ गए और उन्हें बेस्ट विशेस भी भेजते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी एक स्टेटमेंट में कहा कि वो कतार के एमीर, जिसको अमीर भी कहते हैं, एमीर उनके डिसीजन को अप्रिशिएट करते हैं जिसने इंडिया नेशनल को रिलीज करना और उनको होम कमिंग करने का मौका दिया है। तो दोस्तों ये था हमारे क्लासेस के डिटेलिंग्स और आशा करती हूं ये जो क्लास था ये डिटेल एनालिसिस सुन के आपको जरूर बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ और ये जो केस है जो 8 नेवियों के केसेस है ये भी आपके दिमाग में और ज्यादा क्लैरिटी ले आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे कोई भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलने लगे। आज के लिए यहां तक, बाकी एक न्यूज के साथ नए एनालिसिस के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।